Dear students, today we will discuss about the anatomy of monocot root. अर्थात आज हम जो टॉपिक लेंगे वीडियो लेक्चर में वो होगा एक बीजपत्री पादपों की जड़ों की आंतरिक संरचना, जिसको कहा जाता है शारीरिकी एक बीजपत्री पादपों की जड़ों की शारीरिकी कहा जाता है। तो अगर आपको मोनोकोट एक बीजपत्री पादपों की जड़ों की संरचना का अध्ययन करना है तो उसी तरह से जैसे डाइकोट की स्टडी की जाती है उसी तरह से मोनोकोट के अंदर भी हम रूट की टीएस काटेंगे, अनुप्रस्थ काट काटेंगे। ये जो डायग्राम बनाया है ये रूट की टीएस का डायग्राम है। टीएस काटेंगे, अनुप्रस्थ काट काटेंगे और अनुप्रस्थ काट का स्लाइड बनाकर हम अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन के बाद हमें जो संरचना दिखाई देगी वो इस प्रकार होगी। एक बीजपत्री पादपों की अगर आपकी टिपिकल संरचना है, जैसे द्विबीजपत्री में कल हमने चर्चा की, उसी तरह से एक बीजपत्री में हम देखते हैं कि एक बीजपत्री पादपों की आंतरिक संरचना में जो संरचना दिखाई देती है वो भी सबसे बाहर की ओर होती है, वो होती है एपिडर्मिस। यहाँ पर भी सबसे बाहर की तरफ होती है एपिडर्मिस। और ये एपिडर्मिस एक बीजपत्रियों में एपिडर्मिस उसी तरह से पैरेन्काइमा की बनी हुई होती है, यानी मृदु उत्तक की बनी हुई होती है। सिंगल लेयर होती है, ये भी यहाँ पर भी लिविंग होती है, जीवित होती है, थिन वॉल्ड होती है। और इसकी कुछ कोशिकाओं से यहाँ पर भी, यानी एक बीजपत्री पादपों के अंदर भी इसकी कुछ कोशिकाओं से रूट हेयर निकलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि द्विबीजपत्रियों की तरह ही एक बीजपत्री पादपों के अंदर एपिडर्मिस है, उसका जो प्रमुख कार्य है वो है प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन का जो ये कार्य है ये दोनों तरह का प्रोटेक्शन है, मैकेनिकल भी है और बायोलॉजिकल भी है। मैकेनिकल का मतलब है जब रूट ग्रो करती है या मिट्टी के कणों का जो मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, मैकेनिकल जो भी इस तरह से क्षति पहुंचाते हैं मिट्टी के कण या रॉक्स से जो जड़ को हानि पहुंचा, अंदर के ऊतकों को हानि हो सकती है, उस हानि को बचाने के लिए कार्य करती है। इसके अलावा ये बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन भी करती है। बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन का मतलब है जो आंतरिक टिश्यू है, इसके अंदर जो जड़ के अंदर जो आंतरिक टिश्यू है या उस आंतरिक टिश्यूओं को ये बायोलॉजिकल एजेंट्स जो कि पैरासाइट्स हैं या डिफरेंट प्रकार की बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, निमेटोड्स हैं या अन्य कोई एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट है, वो इस रूट के अंदर एंटर नहीं कर जाए, उस एंटर के प्रोटेक्शन का कार्य करती है कौन? एपिडर्मिस। इसके अलावा तीसरा जो कार्य है वो है इनिशियल स्टेज के अंदर जब रूट हेयर नहीं होते हैं तो कुछ समय तक ये रूट वो एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है कौन? एपिडर्मिस। और इसके अलावा इसके ऊपर जो रूट हेयर हैं, ये जो रूट हेयर हैं, ये रूट हेयर पादपों के अंदर चाहे मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो, दोनों के अंदर ही ये रूट हेयर वाटर एंड मिनरल्स, पानी एवं खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करते हैं ये रूट हेयर। और इस तरह से द्विबीजपत्री और एक बीजपत्रियों की अगर आप एपिडर्मिस की तुलना करें तो कोई ज्यादा डिफरेंस हमें दिखाई नहीं देता है। दूसरा जो इसका पार्ट है, यानी रूट के अंदर जो दूसरा जो टिश्यू आएगा वो टिश्यू होगा कोर्टेक्स। दूसरा टिश्यू होगा वो होगा कोर्टेक्स। कोर्टेक्स द्विबीजपत्रियों की तुलना में यहाँ पर मोर डेवलप होता है, अधिक विकसित होगा, यानी इसकी जो लेयर होंगी उनकी लेयर की संख्या बहुत अधिक होगी। अगर आप बात करें तो ये जो उत्तक है कोर्टेक्स है, ये कैसा होगा? मृदु उत्तक ही होगा, पैरेन्काइमेटस होगा। कोशिकाएं लिविंग होंगी, थिन वॉल्ड होंगी, कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होंगे, कोशिकाएं होंगी वो ओवल शेप की होंगी, राउंड शेप की होंगी या पोनीगोलन शेप की होंगी, जिनके बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। कोर्टेक्स यहाँ पर भी जो मुख्य काम करता है, कोर्टेक्स यहाँ पर
वो एक बीजपत्रियों के अंदर चूंकि सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, इसलिए यहाँ और कैम्बियम तो बनती नहीं, इसलिए वो वाला काम तो होगा नहीं। यहाँ पर जो काम करता है स्टोरेज का, और एक बीजपत्रियों की जो रूट्स के अंदर भी जो स्टोरेज है वो द्विबीजपत्रियों की तुलना में स्टोरेज संचय का जो काम है वो कम मात्रा में किया जाता है, और बहुत कम रासायनिक पदार्थ इनके अंदर संचित होते हैं एक बीजपत्री के कोर्टेक्स के अंदर। इसके अलावा जो टिश्यू है उस टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस कभी कभी बड़े आकार के हो जाते हैं, और ये जो जलीय पादप है उनके अंदर एरेनकाइमा का कार्य करने लग जाता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स की जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो कहलाती है एंडोडर्मिस। वो क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस। ये देखिए, ये जो लेयर है यहां से यहां तक का जो टिश्यू है ये है कोर्टेक्स, ये है कोर्टेक्स। ये देखिए मृदुतक है, पैरेन्काइमा है, इंटरसेलुलर स्पेस है, थिन वॉल्ड सेल्स है, लिविंग सेल्स है। यहाँ पर जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस की कोशिकाओं की अगर बात करें तो ये कोशिकाएं, इनको एंडोडर्मिस की जो लेयर है इसको सामान्य रूप से कोर्टेक्स की सबसे आंतरिक लेयर परत कहा जाता है। और एक बीजपत्रियों की रूट के अंदर हम बात करें तो यह एंडोडर्मिस सिंगल लेयर होगी, सिंगल लेयर होती है सामान्यतः, पैरेन्काइमा की बनी होगी, लेकिन कैसी होगी? थिक वॉल्ड होगी। और कोशिकाएं आयताकार न कहकर रेक्टेंगुलर यानी इलोंगेटेड होंगी, रेक्टाकुलर इलोंगेटेड होंगी, यानी रेडियाई की तरफ त्रिज्यीय रूप से ये बाहर की तरफ निकली इलोंगेटेड शेप की कोशिकाएं होती हैं। और इन कोशिकाओं की सतह के ऊपर एक रासायनिक पदार्थ है जिसका नाम है सुबेरिन। इस सुबेरिन रासायनिक पदार्थ का डिपोजिशन होता है इन कोशिकाओं के ऊपर। कोशिकाओं के ऊपर कहां पर होगा? कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति है, इनर वॉल है, उस इनर वॉल की जो ये टेंजेंशियल वॉल है, ये जो वॉल है ये टेंजेंशियल वॉल कहलाती है, और ये जो वॉल है ये रेडियल वॉल कहलाती है। तो ये जो टेंजेंशियली और हॉरिजॉन्टली जो वॉल्स होती हैं वो उसके ऊपर इनर साइड में आंतरिक भाग के अंदर सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ का डिपोजिशन होता है, जिसको कैस्पेरियन नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, कल भी बताया था, और इसीलिए इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी कहा जाता है। इसलिए ये जो कोशिकाएं हैं एंडोडर्मिस की कोशिकाएं, ये थिक वॉल्ड होती हैं और इनके अंदर कभी कभी स्टार्च का डिपोजिशन भी पाया जाता है। एंडोडर्मिस के अंदर एक जो देखने की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि एंडोडर्मिस की वो कोशिकाएं जो कि प्रोटोजाइलम के बिल्कुल सामने है। ये देखिए, ये कोशिका है, ये कोशिका प्रोटोजाइलम, ये जो प्रोटोजाइलम है, इस प्रोटोजाइलम के, ये प्रोटोजाइलम है, इस प्रोटोजाइलम के बिल्कुल सामने है। और इस प्रोटोजाइलम के सामने वाली जो कोशिका है वो कहलाती है पैसेज सेल। क्यों कहलाती है? क्योंकि उसकी आंतरिक भित्ति के ऊपर सुबेरिन या कैस्पेरिन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा एक अन्य लेयर होती है, चौथा जो टिश्यू है वो है पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल है वो स्टील की सबसे बाहर वाली, यानी जो संवहन ऊतक है उस संवहन ऊतक की सबसे बाहर वाली या स्टील की सबसे बाहर वाली लेयर पेरिसाइकल कहलाती है। और एक बीजपत्री रूट है, उस एक बीजपत्री रूट के अंदर यह पेरिसाइकल है। यह पेरिसाइकल सिंगल लेयर होती है, एक परती होती है, थिन वॉल्ड होती है, पतली भित्ति वाली होती है। और ये कोशिकाएं होती हैं, ये आयताकार शेप की होती है, जीवित होती है, लिविंग होती है। और चूंकि यहां पर पेरिसाइकल का एक बीजपत्रियों में ज्यादा योगदान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने के कारण पेरिसाइकल ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दिखाती है। इसके अलावा डाइकोट के अंदर पेरिसाइकल का जो प्रमुख कार्य है, वो दूसरा प्रमुख कार्य है वो लेटरल रूट्स का निर्माण करना। क्योंकि हम जानते हैं कि मोनोकोट एक बीजपत्री पादपों के अंदर लेटरल रूट्स नहीं निकलती हैं, फाइब्रस रूट्स ही सामान्य रूप से पाई जाती हैं। क्योंकि ब्रांचिंग नहीं होती है, लेटरल रूट्स नहीं निकलती हैं, इसलिए वहां पर पेरिसाइकल का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। दोनों ही जो पेरिसाइकल के कार्य हैं, एक तो है कैम्बियम का निर्माण करना और दूसरा है लेटरल रूट्स का निर्माण करना, वो दोनों ही तरह के कार्य यहाँ पर गौण होते हैं, लगभग नहीं के बराबर
बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर पेरिसाइकिल ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिखाती है। जो अंतिम इसके बाद जो पांचवा जो इंपॉर्टेंट टिश्यू है वो इंपॉर्टेंट टिश्यू है वैस्कुलर सिस्टम, वो है वैस्कुलर सिस्टम। और एक बीजपत्री पादपों की जड़ों के अंदर जो वैस्कुलर सिस्टम है वो उसी तरह से जाइलम और फ्लोएम का बना हुआ है। और जाइलम और फ्लोएम रूट के अंदर दोनों ही कैसे होते हैं, रेडियल टाइप के होते हैं। यानी वैस्कुलर बंडल है वो यहां पर क्या होते हैं, त्रिज्यीय होते हैं। त्रिज्यीय का मतलब क्या है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग त्रिज्याओं पर होते हैं। देखिए ये लाल रंग की जिसकी कोशिकाएं हैं वो है जाइलम जो अलग त्रिज्या पर है, और ये जो नीले रंग की छोटी छोटी कोशिकाएं ये है फ्लोएम। तो ये इस डायग्राम में देखिए ये जाइलम फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, जाइलम है, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम। इस तरह से जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट रूप से व्यवस्थित होते हैं या अलग अलग त्रिज्याओं पर पाए जाते हैं। इस तरह के संवहन पूल को कहा जाता है रेडियल या त्रिज्यीय संवहन पूल कहा जाता है। जाइलम के अगर आप और विशेषता देखें तो मोनोकोट रूट के अंदर जो जाइलम है वो जाइलम एग्जार्च होता है। सभी रूट्स के अंदर जो जाइलम है वो एग्जार्च होता है। एग्जार्च का मतलब क्या होता है कि रूट के अंदर जो जाइलम है वो रूट के अंदर दो तरह की संरचना बनाता है, एक प्रोटोजाइलम और दूसरा है मेटाजाइलम। ये देखिए ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में क्या अंतर होता है, इनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि इनकी जो कोशिकाएं हैं उनका आकार अलग अलग होता है। यानी प्रोटोजाइलम की कोशिकाएं छोटे आकार की होती हैं, वो यंग होता है, और बड़े मेटाजाइलम की कोशिकाएं होती हैं या जाइलम की जो सेल्स होती हैं वो बड़े आकार की होती है, इसलिए इसको मेटाजाइलम या पुराना जाइलम भी कहा जाता है। और यहाँ पर रूट के अंदर ये जो प्रोटोजाइलम है ये हमेशा बाहर की तरफ होता है। बाहर से हमारा तात्पर्य है कि यह प्रोटोजाइलम एंडोडर्मिस की ओर या पेरिसाइकल की ओर होता है, इसलिए इसको कहा जाता है एग्जार्च, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं बाह्य आदि दारुक। क्योंकि अगर आप बात करें तने की इससे तुलना करें, रूट की तुलना करें तो चाहे मोनोकोट का हो चाहे डायकोट का हो, तना हमेशा एंडार्क होता है। एंडार्क का मतलब है अंतः आदि दारुक। अंतः आदि दारुक से हमारा तात्पर्य है कि वहां पर प्रोटोजाइलम हमेशा पित्त की तरफ होगा और मेटाजाइलम एंडोडर्मिस, यानी रूट से ठीक विपरीत। इसलिए हम बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेते हैं कोई अननोन संरचना हो तो हम ये बता सकते हैं कि अगर उसके एग्जार्च कंडीशन है तो वो जो संरचना हमें अननोन दी गई है वो निश्चित रूप से रूट होगा, और अगर एंटार्क संरचना है उसके अंदर तो वो निश्चित रूप से तने में से कोई ना कोई संरचना होगी। ये है आइडेंटिफिकेटिकल के हिसाब से भी ये इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। फ्लोएम की हम बात करें तो फ्लोएम के छोटे छोटे पैचेज होते हैं जो कि जाइलम के एकांतर रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप डायकोट की रूट से हम तुलना करें तो डायकोट रूट के अंदर जो जाइलम है वह जाइलम हमेशा चाहे प्रोटो हो या मेटा हो, दोनों ही तरह के जाइलम हैं वो कैसे होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, यानी बहुभुजी होते हैं, पंचकोणीय, छठकोणीय, इस तरह की संरचना पाई जाती है। जबकि एक बीजपत्रियों के अंदर चाहे प्रोटोजाइलम हो और चाहे मेटाजाइलम हो, वो संरचनात्मक दृष्टि से सामान्य रूप से वो होता है वो राउंड शेप का या गोल अंडाकार शेप का होता है। संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी जो संख्या है, संख्या से हमारा तात्पर्य है कि जाइलम पूल की संख्या और फ्लोएम पूल की संख्या या वैस्कुलर बंडल्स की जो संख्या है, क्योंकि ये अलग अलग है इसलिए हम अलग अलग गिनते हैं कि जाइलम कितनी संख्या में है और फ्लोएम के पैचेज कितनी संख्या में है। तो डायकोट के अंदर हम बात करें, द्विबीजपत्रियों के अंदर हम बात करें तो कल हमने देखा था डायआर्क, टेट्रार्क, पेंटार्क। डायआर्क के अंदर 2 थे, ट्राइआर्क के अंदर 3 थे, टेट्रार्क के अंदर 4 समूह थे।
द्विबीजपत्रियों में अधिकांश रूप से अधिकतम 6 समूह होते हैं, जबकि एक बीजपत्रियों में 6 से अधिक समूह होते हैं। यहां देखिए हमने 7 समूह बनाए। इसका मतलब है कि एक बीजपत्रियों के अंदर जो संरचना होती है या जाइलम के जो समूह होते हैं वो 6 से अधिक होते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है पॉलीआर्क या बहुआदि दारुक। यानी प्रोटोजाइलम जो एक संख्या में है वो कितने संख्या में होंगे, 7 या 7 से अधिक होंगे, इसलिए इसको कहा जाता है बाह्य आदि दारुक और बहुआदि दारुक, एक्जार्च एंड पॉलीआर्क। एंडार्क जाइलम कैसा होगा, रेडियल होगा, वेस्कुलर बंडल रेडियल होंगे, कैसे होंगे, एक्जार्च होंगे और पॉलीआर्क होंगे। पॉलीआर्क का मतलब है कि वास्कुलर बंडल्स की जो संख्या है वो 6 से अधिक होगी, इसलिए। और कभी कभी तो पाम के अंदर ये देखा गया है, पामी फैमिली है के पादपों के अंदर रूट के अंदर देखा गया है कि ये जो जाइलम है इनकी संख्या 100 तक हो जाती है, वेस्कुलर बंडल की संख्या 100 तक हो जाती है। तो एक बीजपत्रियों का जो प्रमुख लक्षण है वो पॉलीआर्क कंडीशन। इसके अलावा जो संरचनात्मक दिखे यानी मार्फोलॉजी के हिसाब से आप देखें तो ये जो शेप है, ये शेप मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की जो शेप है वो हमेशा राउंड शेप की या ज्यादातर राउंड शेप की, गोल अंडाकार शेप की होती है। इसके अलावा ये जो जाइलम है ये और यह जो ये फ्लोएम है, ये पूरा का पूरा जाइलम और फ्लोएम का जो वेस्कुलर बंडल है वो एक मृदु उत्तकीय संरचना के अंदर फैला रहता है, जिसको कहा जाता है ग्राउंड टिश्यू। और ये जो ग्राउंड टिश्यू है, ये ग्राउंड टिश्यू हमेशा एक बीजपत्री पादपों के अंदर मृदु उत्तक का बना हुआ होता है, और मृदु उत्तक की कोशिकाएं यहाँ पर जीवित होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं और लिविंग होती हैं, और ये बहुभुजी या विभिन्न प्रकार के आकार वाली होती हैं। पित्त की अगर हम बात करें तो पित्त यहाँ पर वेल डेवलप होता है। द्विबीजपत्रियों की रूट की बात करें तो वहां पर पित्त या तो नगण्य होता है या नहीं होता है या बहुत छोटे आकार का होता है। एक बीजपत्रियों की बात करें तो यहाँ पर पित्त है वो बड़े आकार का होगा, वेल डेवलप होता है एक बीजपत्रियों के अंदर, और ये जो पित्त है वो ग्राउंड टिश्यू से मिला हुआ होता है। पित्त और ग्राउंड टिश्यू दोनों की ही कोशिकाएं मृदुत्व स्वभाव की होती हैं, जीवित होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं, और इनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम सिंपल रूप से पादपों के अंदर मोनोकोट, एक टिपिकल मोनोकोट रूट की स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि ध्यान देने की बात यह है कि एक बीजपत्रियों की रूट के अंदर सामान्य रूप से या अधिकांश के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, यानी एक बीजपत्रियों की रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, लेटरल रूट्स भी यहाँ पर नहीं निकलती हैं। दोनों के अंतर की अगर हम बात करें तो अंतर के अंदर जो कोर्टेक्स है, किसका कोर्टेक्स, एक बीजपत्रियों का जो कोर्टेक्स है वो द्विबीजपत्रियों की तुलना में वेल डेवलप होता है। इसके अलावा जो मेन जो डिफरेंस है वो वेस्कुलर बंडल के अंदर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल के अंदर इतना अंतर नहीं है जितना, क्योंकि इसके अंदर कोई उसमें भी डाइकोट में भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, मोनोकोट में भी पाई जाती हैं, डाइकोट में पैसेज सेल होती है, मोनोकोट में पैसेज सेल होती है, पेरिसाइकल वहां भी है, लेकिन जो मेन जो डिफरेंस है वो है वेस्कुलर बंडल के अंदर, और वो है एक तो शेप का अंतर है और संख्या का अंतर है। तो शेप के हिसाब से राउंड शेप की और संख्या के हिसाब से एक बीजपत्रियों में पॉलीआर्क कंडीशन पाई जाती है। तो इस तरह से सिंपल वे में हम पादपों की, एक बीजपत्री पादपों की रूट की आंतरिक संरचना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सवाल प्रैक्टिकल में हो चाहे थ्योरी में हो, ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है कि आप प्रैक्टिकल में भी करेंगे और आपको अच्छी तरह से कोशिकाएं बनाने आनी चाहिए कि आपने किस तरह से ये कोशिकाएं बनी हुई हैं। इन कोशिकाओं को आप बना के देखिए। और यहाँ पर देखिए ये जो लाल रंग दिखाया है, चूंकि जो जाइलम है वो मोटी भित्ति वाला होता है, इसलिए इसको रेड कलर से, यानी जो हम स्टेन करते हैं तो सेफ्रिनिन से लाल रंग का दिखाई देता है। और यहाँ पर चूंकि ये सुबेरिन है इसलिए हमने इसको अलग अलग रंग से ब्लैक कलर से दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो डिपोजिशन होगा, ये जो लाल रंग का है, ये जो लाल रंग का जाइलम के अंदर है ये तो है लिग्निन,
ये रासायनिक पदार्थ है लिग्निन, और जो इसके अंदर एंडोडर्मिस के अंदर है ये जो रासायनिक पदार्थ है सुबेरिन। ये दोनों ही पदार्थ हैं, लेकिन इन दोनों की विशेषता क्या है कि ये दोनों ही कोशिका भित्ति को अवरुद्ध कर देते हैं, मोटी कर देते हैं और पादप की कोशिका को दृढ़ता प्रदान करते हैं। थैंक यू।